नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली 30 में। आज की तारीख है 29 अगस्त 2020। आज का जो डेली 30 है उसमें करंट अफेयर के 10 प्रश्न और 20 प्रश्न एनवायरमेंट और इकोलॉजी में जो प्रदूषण और प्रदूषण से संबंधित जो रोग हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे। और पहले भी हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। अगले सत्र में जब पर्यावरण और परिस्थितिकी की क्लास आएगी तो उसमें हम कुछ नए टॉपिक पर प्रश्नों को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। और ये जो पहला प्रश्न है ये करंट अफेयर का है। करंट अफेयर से ही हम शुरुआत करेंगे। 3 बजे मैं लाइव आता हूँ, एक क्लास लाइव होती है सोमवार से शनिवार तक, संडे को छोड़कर मैं लाइव रहता हूँ। तो उस क्लास को आप ज्वाइन करिए, उससे आपको लाभ होगा। और बाकी इस समय और भी जो एग्जाम्स की क्लासेस हैं वो तो चल ही रही हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का महान्यायवादी है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है कि इस समय कौन है। भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल है ना। और केंद्र सरकार ने सलाह दी है उन्होंने कि केंद्र सरकार को कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लाए गए लॉकडाउन के कारण इसके राज्यों में वस्तु एवं सेवा कर जो है उसकी नुकसान की पूरी भरपाई करनी चाहिए। और केंद्र सरकार द्वारा इस मामले पर अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगी गई थी, इसलिए दी गई है। तो ये सलाह देने लायक है, इसलिए सरकार ने इनसे मांगा था। तो महान्यायवादी का पद कैसा होता है, कितनी वैल्यू होती है, ये आप देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के वेणुगोपाल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 से के वेणुगोपाल ही हैं। उसके पहले मुकुल रोहतगी हुआ करते थे, ठीक है। और जो ये दिया हुआ है यहाँ पर सोली सोराब जी, ये भी रह चुके हैं। और आपको बताना है, आज का ये प्रश्न है कि प्रथम महान्यायवादी कौन थे, ठीक है ना। कुछ हिंट करूं, शायद एम से इनका नाम था और लास्ट में इनके जो टाइटल है उसमें सी आता है। मतलब सी वैसे यस आएगा लेकिन सी शब्द हिंदी में आता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका पहला स्टेटमेंट है कि भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीएम फसलों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति देने के लिए शीर्ष निकाय है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं उनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति इनको अनुमति देती है और ये बिल्कुल सही है, शीर्ष निकाय यही है। अप्रमाणित जीएम संस्करण का उपयोग करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जुर्माना और सजा होती है। यहाँ पर दिया है कि 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल होती है। दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि बोलबाचिया पद्धति, एक ये पद्धति है, एक मेथड है। इस मेथड के इस्तेमाल से डेंगू बुखार के आबादी में प्रसरण जो होता है उसको काफी कम किया जा सकता है। यानी कि बोलबाचिया जो पद्धति है ये डेंगू बुखार के प्रसरण से रिलेटेड है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने से। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि डेंगू एक जीवाणु जनित बीमारी है तथा यह भारत सहित कई देशों में स्थानिक रोग है ना। भारत सहित कई देश में ये फैलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जीवाणु जनित बीमारी नहीं है। ये कैसी बीमारी है ये आपको मैंने क्लास में भी बताया था। और ये जो पद्धति है ये इंपॉर्टेंट है, बोलबाचिया पद्धति। इसमें इन्वेस्टी गजा माडा, ये यूनिवर्सिटी है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस पे शोध किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और डेंगू बुखार के लिए जिम्मेदार जो मच्छर प्रजाति है वो एडीज एजिप्टी है। एडीज एजिप्टी की आबादी को नियंत्रित करके और इसको बोलबाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित करा दिया जाता है। और इसके द्वारा मतलब इसको जो संक्रमित कराया जाता है वो कैसे कराया जाता है, वो कराया जाता है बोलबाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित कराया जाता है। लेकिन जो डेंगू है ये विषाणु जनित बीमारी होती है, ये जीवाणु जनित नहीं होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये पूरा आप याद रखिएगा, कहीं भी प्रश्न बन सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, पहला केवल सही है। अगला जो प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा 27 अगस्त 2020 को किस अफ्रीकी देश को ट्रिप्नोसोमियासिस या इसको बोलते हैं ट्रिप्नोसोमियासिस को नींद की बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है। लोग बहुत सोते थे यहाँ के लोग और इसको इससे मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब ये कौन सी, अब आपको कई बार लगता होगा कि मुझे भी नींद की बीमारी हो जाए और हम भी सोते रहे, बड़ा कूल लगेगा। ऐसा कुछ नहीं, कूल नहीं लगेगा। 4-5 दिन सोएंगे उसके बाद पगलू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टोगो देश है। टोगो जो देश है वो अफ्रीकी कंट्री है और यहाँ पर ट्रिप्नोसोमियासिस जो ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस ये है, मानव अफ्रीकी ट्रिप्नोसोमियासिस। ये नींद की बीमारी जो थी
इसको खत्म घोषित कर दिया गया और अफ्रीका का पहला देश ऐसा बना है जहां पर घोषित किया गया है कि ये खत्म हो गई है। कौन सा देश है? टोगो। रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 27 अगस्त को किया गया है। ग्रेट अंडमानी जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया है। ये अंडमान द्वीप समूह में रहने वाले 5 पीबीटीजी में से एक है। पीबीटीजी क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पीबीटीजी का मतलब है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीबीटीजी इसका ये फुल फॉर्म होता है। बी ऑप्शन है कि वे आपस में जेरू बोली में संवाद करते हैं, ये भी सही है। इनकी जो बोली का नाम है वो जेरू है। अंडमान में रहने वाले 5 पीबीटीजी ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, सोमपेंस और नॉर्थ सेंटिनल हैं। क्या ये बात सही है? ये भी बिल्कुल सही है। और अंत में दिया हुआ है ग्रेट अंडमानी जनजाति की संख्या मात्र 597 है। केवल 597 ये बचे हैं ऐसा कहा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 597 भी नहीं है, केवल 51 लोग बचे हैं। अब आप सोचिए कोई जनजाति जिसकी संख्या केवल 51 बची है, जल्दी ही विनष्ट होने के कगार पर है, तो इसके लिए कार्यक्रम चलेंगे जो भी होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्योंकि यही गलत है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जारवा, ओंगे, सोम्पेंस और नॉर्थ एंटिलन और ग्रेट अंडमानी जो पीबीटीजी हैं, ये 5 सदस्य इसके अभी पीबीटीजी के कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। अब ये लोग कितना अलग थलग रहते हैं, बिल्कुल इनका कोई मार्केट से रिलेशन नहीं, ये जल्दी मतलब नॉर्मली ऐसी कोई चीजों का उपयोग भी नहीं करते हैं जो बाजारू हो, और ये भी संक्रमित हो गए। तो ये जो कोविड-19 है ना, इसके बारे में तो मुझे समझ में ही नहीं आता। कई बार लगता है कि वास्तव में है ऐसा है कुछ, लेकिन कई बार लगता है कि सब तो कोरोना के साथ ही है और तो कुछ इससे अलग तो अब जिंदगी लग ही नहीं रही है, ठीक है ना। चलिए जो भी है आप लोग सावधानी बरतिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, एनसीपीयूएल द्वारा कहां पर विश्व उर्दू सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसे वर्ष 1996 में उर्दू भाषा के प्रचार के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा के तौर पर उर्दू को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? ये आज का प्रश्न है, इसको बताइएगा। ये सम्मेलन जो हुआ था, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, नई दिल्ली में हुआ था। कहां पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अर्चना महंत जिनका निधन हो चुका है, अभी ये टुन्न हो गई, दुनिया छोड़कर चली गई। और ये ऐसी स्थिति होती है जब हम किसी की अच्छाइयों को याद करते हैं। आज हम आप हैं तो आप हमारी बुराइयों को निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम दूर चले जाते हैं, खास करके इतनी दूर जब आने की उम्मीद ना हो, तब लोग देखते हैं कि क्या था, कैसे था। इसीलिए मेरा कहना यह है कि जब तक व्यक्ति के साथ आप हैं या आपके संपर्क में कोई है, उससे अच्छा व्यवहार कीजिए, ठीक है ना। और ये तो निश्चित है, एक दिन सबको जाना है, सबको जाना है। और एक दिन जिस माँ बाप से आप जन्म लेते हैं वो भी चले जाते हैं आपको छोड़ के। एक दिन आपका जो सबसे करीबी होता है वो भी छोड़कर चला जाता है। तो जब तक आप हैं तब तक एक अच्छा बिहेव करिए, फिर जब नहीं रहेंगे तो एक दिन तो हम भी नहीं रहेंगे। बाद में याद करने से अच्छा है कि अभी हम अच्छा बिहेव करें। अर्चना महंत जिनका निधन हो गया, इनका संबंध किससे था, ये किस पेशे से जुड़ी थी? तो ये गायिका थी, गायन पेशे से जुड़ी हुई थी और असम राज्य की ये दिग्गज लोक गायिका थी। 72 ईयर्स की थी, अभी 72 ईयर ओल्ड इनका निधन हुआ है। और इनके पति थे खगेन महंत, ये भी संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार विजेता रहे हैं। और ये दोनों जो दंपति थी असमिया संगीत कार्यक्रमों में एक साथ प्रस्तुति देती थी। और इनके बेटे हैं पापोन, पापोन का नाम सुना है ना, लोकप्रिय गायक, आज के बहुत फेमस सिंगर हैं ये पापोन। आप सर्च करिएगा, पापोन में आपको मिल जाएंगे। तो पापोन की ये मम्मी थी अर्चना महंत, ठीक है ना। तो ये संगीत गायन से रिलेटेड थी, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका ज्यादा सटीक हो जाएगा, बाकी संगीत से तो रिलेशन हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत सही नहीं बन पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने स्वयं को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया? जब संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना होता है तो पहले राज्य अपने यहाँ प्रस्ताव पारित करता है और वो प्रस्ताव जब पारित होता है उसके बाद में वो सेंटर को भेजा जाता है। संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है ना, अमेत्रिमी है ना, अमेत्रिमी ऐसे आप याद करिए, अमेत्रिमी या इसको हम ऐसे याद करते हैं एमटीएम, जैसे भी है। तो इसमें अब अरुणाचल प्रदेश भी चाह रहा है कि ये शामिल हो जाए। तो ये ऐसे राज्य हैं
जहां पर जनजातीय आबादी होती है और जनजातीय आबादियों की रक्षा करने के लिए ये अनुसूची है। तो ये ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में किस नए मॉड्यूल को जोड़ा जाएगा? तो यहाँ पर एक मॉड्यूल कोविड-19 के कारण जोड़ा जा रहा है। इससे जो सीख मिली है वो है महामारी प्रबंधन। कौन सा मॉड्यूल है? महामारी प्रबंधन ये मॉड्यूल है। महामारी प्रबंधन को जोड़ा जाएगा, यानी कि जो भी एपिडेमिक होती है, एपिडेमिक को कैसे मैनेज किया जाए, उसके मैनेजमेंट को लेके यहाँ पर एक कोर्स, एक नया मॉड्यूल जोड़ा जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और वास्तव में कई चीजें हमको पता होती हैं, लेकिन अगर अच्छे से प्रबंध हम नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए किताबें हमारे पास रखी हुई हैं, मान लीजिए कि किताबें हैं, हमारे पास समय भी है और हमको पढ़ना नहीं आता है, और लास्ट में जब 3 दिन बचा तो हमने मोटी मोटी किताबें उठा ली परीक्षा से पहले, तो प्रबंधन की जरूरत होती है। तो वास्तव में ऐसे पाठ्यक्रम की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हुल हुमाले सेंट्रल पार्क जो हाल ही में खबरों में देखा गया, ये किस देश में स्थित है? हुल हमाले सेंट्रल पार्क ये खबरों में रहा है, और ये जो सेंट्रल पार्क है इसके विकास और आगमन चट्टी वहां पर है, इसके नवीनीकरण के लिए अभी आधारशिला रखी गई है। और ये जो हुल-हुमाले है ये मालदीव में है, और भारत से 10 मिलियन मालदीव रुपया सहायता के रूप में इसने प्राप्त किया है। इस कारण से ये चर्चा में है। आवास विकास निगम जो है उसके द्वारा ये परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, और ये भारत द्वारा मालदीव में वित्त पोषित की जा रही 18 अनुदान परियोजनाओं में से एक है, उसका हिस्सा है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल मत भूलिएगा, हुल-हुमाले सेंट्रल पार्क याद रखिएगा। आगे की जो प्रश्न है उन प्रश्नों को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, टॉपिक के प्रश्न है प्रदूषण और उनसे संबंधित जो रोग होते हैं उन पर हम चर्चा कर रहे थे एनवायरमेंट और इकोलॉजी के अंतर्गत, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर आरओ या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं और अपनी तैयारी को अंतिम तौर पर एक मांझना चाहते हैं, कहने का मतलब आप टेस्ट देना चाहते हैं जिससे कि आपकी तैयारी में जो कमी है वो पता चल पाए, तो आप उसके लिए आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप से अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप 6307281212 6307281212 नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना? कई बार मैं क्लास ले रहा होता हूं और उसमें आप लोग कॉल करते हैं, मैं एक बार कट करता हूं, फिर आप कॉल करते हैं, मैं 2 बार कट करता हूं, जब आप तीसरी बार करते हैं तो मुझे लगता है अगर मैंने कॉल नहीं उठाई तो हो सकता है आपका कुछ इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि पूरे जीवन में भरपाई ना हो पाए। मैं कॉल उठाना पड़ता है मुझे, मेरा तारतम्य भंग होता है, तो थोड़ा सा सब्र रखें। तो अगला जो प्रश्न है, जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? जल और वायु प्रदूषण का जो मूल्यांकन और निगरानी होती है, उसके बाद में उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी चीजें होती हैं वो कौन करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन करता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको करता है, सीपीसीबी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। 1974 में एक अधिनियम पास किया गया था और 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम ये 1981 का है, और जल प्रदूषण से जो संबंधित है वो 74 का है, और इसके बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया, वो 1986 का है। तो ये तीनों याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूलरेमिया, सॉरी मैं फिर से उच्चारण कर रहा हूं, ट्यूलरेमिया रोग है एक, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। ये जो ट्यूलरेमिया रोग है ये बैक्टीरिया जनित रोग है, ये बिल्कुल सही है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, और इससे बैक्टीरिया इसके जो बैक्टीरिया होते हैं पशुओं और कुत्तों पर पलने वाले परजीवी जो होते हैं, किलनी आप जानते हैं ना, कुत्तों को लग जाती है, जानवरों को लग जाती है, तो उसी किलनी में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और जब इसके बीजाणुओं को विशेष विधि से सुखाकर धुंध के रूप में वायुयान से हवा में छोड़ा जाए तो वायुमंडल इसके बीजाणुओं से प्रदूषित हो जाता है। तो ये भी आप जान सकते हैं कि जब इसके बीजाणु जो होते हैं उनको अगर ऐसा कर दिया जाए तो वायुमंडल भी प्रदूषित हो जाएगा, तो फिर इसके बीजाणु मनुष्य के शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और बैक्टीरिया के रूप में विकसित होकर ढेर सारे लोगों की जान ले लेते हैं, यानी बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं तो उसको रिलेट करिए, उसके डायमेंशंस ओपन करिए। एक चीज आप पढ़ रहे हैं उसको अपने आसपास की चीज से रिलेट करिए,
कभी नहीं भूलेगा वो, ठीक है ना। मोटी मोटी किताबें पढ़ के आप याद कर सकते हैं और पतली किताब पढ़ के आप भूल सकते हैं, है ना। कई बार आप जब रिलेट नहीं कर पाते हैं तो आप इंसान से मिलते हैं वो भी भूल जाते हैं, इसको कहीं देखा है, ये याद आता है, कहाँ देखा है नहीं याद आता है, तब उसके लिए बहुत कुछ आपको पीछे सोचना पड़ता है। अगर किसी चीज से रिलेट रहता है या बार बार आप किसी से मिलते हैं तो याद रहता है, तो इसके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी क्लासेस आप देखते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते रहा करिए। अगला जो प्रश्न है ये 13 नंबर प्रश्न है, जैव प्रदूषण के माध्यम से फैलाए जा सकने वाले घातक रोगों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। जो जैव प्रदूषण के माध्यम से फैलाए जाने वाले रोग हैं, बोटिलिज्म या बीमारी क्लास्ट्रिकुलम बोटिलिज्म नामक बैक्टीरिया से फैलती है, ये बिल्कुल सही है। प्लेग एक वायरस जनित रोग है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं जो प्लेग है ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है, ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा दिया है चेचक, चेचक डब्ल्यूएचओ के प्रयासों से निर्मूलित हो चुका है, इसका निर्मूलन हो चुका है, ये भी बिल्कुल सही है। और बोटुलिज्म के बारे में एक चीज और दिया हुआ है कि इसका संक्रमण भोजन या पानी के द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्लेग में जो दिया हुआ है वायरस, वायरस से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला है एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है, यह मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित करता है। एंथ्रेक्स बिल्कुल सही है, ये जानलेवा है, जान चली जाती है, और मानव को भी होता है और पशुओं को भी होता है, इसलिए और खतरनाक है, यानी कि इसके फैलने की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस रोग के खिलाफ कार्य करने वाला वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, इसके खिलाफ जो वैक्सीन है वो तैयार हो चुका है। एंथ्रेक्स का जो वैक्सीनेशन है वो किया जा चुका है, और एंथ्रेक्स का परीक्षण पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विधि से किया जा सकता है, ये भी आप जान लीजिए। तो 40 वर्ष तक निष्क्रिय पड़े रहने के बाद किसी भी शरीर में जा पाने पर पुनः जीवित और सक्रिय होने की क्षमता इसमें होती है, इसलिए वैक्सीन बनाना बहुत कठिन काम था। कोविड-19 के लिए जो प्रयास चल रहे हैं कुछ इसी तरीके से उसमें भी कठिनाइयां आ रही है, क्योंकि बार बार अपना जो फॉर्म है वो चेंज करता है, कई बार इसके लक्षण दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते हैं, वैक्सीन कैसी बनाई जाए, ये सब समस्याएं आ रही है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है सेलुलर फोन का अधिक दिनों तक प्रयोग मानव मस्तिष्क को भारी क्षति पहुंचा सकता है। बहुत दिन तक प्रयोग जब किया जाएगा, इस पर वैसे विवाद का विषय है ये, लेकिन ये भारी क्षति होगी या हल्की क्षति होगी ये पता नहीं है। अभी एक शोध आया, डॉक्टर एस.आर. रामास्वामी, उन्होंने लिखा कि सेलुलर फोन अगर लगातार बहुत दिनों तक उपयोग किया जाएगा, कोई व्यक्ति रात दिन उसी में चिपका रहता है, तो वो मस्तिष्क को क्षति पहुंचा सकता है, तो इसको हम सही मानेंगे। मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का सबसे अगला भाग है जो श्वसन क्रिया और रक्त वाहिकाओं की गति पर नियंत्रण रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे अगला नहीं, सबसे पिछला भाग है, पीछे मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है, और श्वसन क्रिया और रक्त वाहिकाओं की गति पर यह नियंत्रण रखता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। कार्य इसके सही दिए हुए हैं, लेकिन इसकी स्थिति जो है, पोजीशन वो सही नहीं दी गई है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है रेडियो तरंगें वे विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनका तरंगदैर्घ्य 1 मीटर से लेकर 100 मिलीमीटर के बीच में होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है सूक्ष्म तरंगें वे विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। रेडियो तरंगों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, बिल्कुल सही बात है। इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है, इनका तरंगदैर्घ्य 10 सेंटीमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच होता है, पहला गलत हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर से लेकर 100 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो दूसरे में दिया हुआ है कि 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक इनका जो सूक्ष्म तरंगें हैं, इनकी आवृत्ति होती है इतनी, तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा इसमें सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला स्टेटमेंट इसमें पढ़िए, यह अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। विद्युत चुंबकीय विकिरण को मैं बताना चाहता हूं कि यह अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स तरंग होती है, यह अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होती है, तो पहला ही यहाँ पर गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है। आगे दिया हुआ है कि इसका अस्तित्व विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण होता है, ये सही है। ये शून्य निर्वात में भी चल सकती है, ये भी सही है। और इसमें विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करते हैं, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करते हैं, लंबवत एक दूसरे के, तो ये भी सही है, तीनों सही है, पहला गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण ऐसा अदृश्य प्रदूषण है जिसे न कोई देख सकता है न सुन सकता है। पहला स्टेटमेंट, क्या ये बात सही है। विद्युत चुंबकीय विकिरण से जो प्रदूषण होता है वो ऐसा अदृश्य है, स्टील्थ है,
जो ना देख सकता है ना कोई सुन सकता है। आप क्या उसको देख सकते हैं? अगर ये हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप देख नहीं सकते ना उसके बारे में सुन सकते हैं कि वो हो रहा है। तो पहला सही है। विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण द्वारा स्वास्थ्य पर डाला गया प्रभाव जल्दी दिखाई देने लगता है। इसके जो इफेक्ट हैं वो जल्दी नहीं दिखाई देते हैं, बहुत लंबे समय बाद दिखाई देते हैं, इसलिए ज्यादा खतरनाक होते हैं। मान लीजिए कि कोई आपसे दुश्मनी कर रहा है और वो दुश्मनी का बदला तुरंत ले रहा है तो ठीक है, लेकिन छुप कर बैठ गया उस ज्वालामुखी की तरह जो सुसुप्त है और कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो इस तरीके से ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि ये जल्दी नहीं दिखता है, बहुत बाद में दिखता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव कई हजार वर्षों तक रहता है। एस कई हजार वर्षों तक रहता है, बहुत लॉन्ग टाइम रहता है। और हानिकारक विकिरण चार प्रकार के होते हैं जो ये विकिरण है, इसमें अल्फा, बीटा, गामा और एक्स किरण है, ये होते हैं। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है, ये चार प्रकार के होते हैं और इनमें परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉनों को उखाड़ फेंकने की पर्याप्त ऊर्जा होती है। और इतनी जब ऊर्जा होती है तो जिससे ये आयन बन जाते हैं और इसी कारण से ये आयनकारी विकिरण भी कहलाते हैं, आयनकारी विकिरण। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब रेडियोधर्मी विकिरण होता है हजारों सालों तक वो बना रहता है। अगला जो प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है इसके कारण चर्म रोग, कैंसर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। बिल्कुल सही। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीन्स गुणसूत्र में हानिकारक उत्परिवर्तन होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, ये भी सही है। कभी कभी बच्चों के विभिन्न अंग विचित्र और असाधारण प्रकार के हो जाते हैं, ये भी सही है। इतना ज्यादा ये खतरनाक होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें जो रोग होते हैं उनसे अच्छी तो मौत या व्यक्ति का न होना होता है ना। पता चला बच्चा हुआ उसके एक हाथ ही नहीं है, कान ही नहीं है, नाक की जगह कुछ ऐसे ही है। तो इस तरीके से इफेक्ट पड़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, परमाणु बम विस्फोट अथवा परमाणु भट्टियों द्वारा रिसाव आदि के फलस्वरूप उत्पन्न रेडियो एक्टिव पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं। बिल्कुल कर जाएंगे, बाह्य परत तक चले जाएंगे, इतना ज्यादा इनकी इफिशियंसी होती है। 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु बिजली संयंत्र में रिसाव हुआ था। उस रिसाव के कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण से वहां जो देश थे वो प्रभावित हो गए थे। बिल्कुल सही है। और यूक्रेन के चेर्नोबिल में हुआ था, ये भी आपसे पूछा जाता है कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं, क्या ये सही है? रेडियोधर्मी प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं, एक मानव जनित होते हैं और दूसरा प्रकृति जनित होते हैं। प्रकृति जनित भी रेडियोधर्मी प्रदूषण होते हैं। पृथ्वी के गर्भ में दबे जब रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं तो वो सूर्य की किरणों के कारण प्रकृति जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारक बनते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। और इसकी तीव्रता अधिक ना होने के कारण ये जीवधारियों पर कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। लेकिन जो मानव जनित होता है उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से प्रकृति में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी चला करती हैं जो होती रहती हैं, लेकिन उसका कोई नुकसान हमको नहीं दिखता। वैसे सुनते हैं हम तो आपको निगेटिव लगेगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण है तो नुकसान होगा ही, लेकिन इतनी मतलब उसकी तीव्रता कम होती है कि नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि कोबाल्ट 60, कार्बन 14, स्टासियम 90, कैल्शियम 137 एंड ट्रीटियम आदि प्रकृति जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण के उदाहरण है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये मनुष्य द्वारा जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है उनके उदाहरण है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम आदि से रेडियोधर्मी प्रदूषण नहीं होता है। अच्छा तो क्या होता है? मिठाई बांटते हैं सब क्या? लड्डू मिलेंगे इससे? अरे थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम ये सब रेडियोधर्मी तत्व है, तो इससे क्या होगा? रेडियोधर्मी प्रदूषण होगा। इन नहीं पे ध्यान जो नहीं देगा तो उसका ये आंसर भी नहीं में जाएगा, और जब आंसर नहीं में जाएगा तो नंबर भी नहीं मिलेगा। पढ़ने पे ध्यान देना है। क्वेश्चन को सबसे ज्यादा जरूरी है सही से पढ़ना, और सही से पढ़ने पे ना आता हुआ भी प्रश्न अच्छे से आप समझ के कर सकते हैं। दूसरा है रेडियोधर्मी प्रदूषण का मापन की इकाई रोंटजन है। रोंटजन से नापा जाता है, मापा जाता है। तो दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन लाइनर प्रश्न भी दूसरे ऑप्शन से बनाया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? थोड़ी सी बात ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी कर ले रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण और स्रोत वहां पर दिया हुआ है कि ध्वनि की तीव्रता इधर दी हुई है, जैसे 90 डेसिबल, डीबी का मतलब डेसिबल है, तो 90 जोर से चिल्लाना बिल्कुल सही है।
40, जब शांत कार्यालय होगा या कमरे की जो ध्वनि होती है 40 डेसिबल होती है। फुसफुसाहट दिया है 15, क्या है चाल है, इस तरीके से जब बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत लोग फुसफुसा के ऐसा बोलेंगे, वो और दूर तक सुनाई देता है ना। ऐसे एक मेरी परिचय मतलब मेरे जानने वाली है, उनको मैं कहता हूँ फुसफुसाहट चाची। अब वो फुसफुसाहट चाची जो है वो मतलब और भैया क्या हाल है, अब और भैया क्या हाल है ऐसा बोलेंगे 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगा, है ना। तो फुसफुसाहट ये 15 नहीं होता है, ये 30 होता है। जितना ये कमरे में ध्वनि वैसे होती है, फुसफुसाहट से 10 ही डेसिबल कम होती है। तो ये सी ऑप्शन। और पत्तियों की खड़खड़ाहट इससे 10 होता है। अब फुसफुसाहट आप समझ लीजिए, तो फुसफुसाइए ना, जो करना है खुल के करिए, फुस फुस करने से क्या फायदा है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। अगला जो प्रश्न है, डेसिबल मापक प्रारंभ होता है, कहां से प्रारंभ होता है? 0 से प्रारंभ होता है कि 7 से प्रारंभ होता है कि 12 से कि 4 से? आपको मैं बताना चाहता हूं कि 0 से प्रारंभ होता है डेसिबल। जो बिल्कुल शांत होगा तो 0, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और 90 तक अभी मैंने आपको बताया है। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद 0। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है कि अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। अकार्बनिक उर्वरक और कीटनाशक जब आप डालेंगे तो जो मृदा है उसकी रासायनिक गुणों में क्या करेंगे? बिल्कुल बदल देंगे उसको। इसीलिए ज्यादा ये नहीं प्रयोग करना चाहिए और ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। ऑर्गेनिक खेती से जो उत्पादित फसल है उनको खाना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऑर्गेनिक खेती आप कर पा रहे हैं तो अपने लिए समझ लीजिए अपनी उम्र हर महीने 2-4 दिन तो बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा जीना है, अगर सैकड़ा मारना है तो ऑर्गेनिक। बहुत लोग ऑर्गेनिक शहद भी खाते हैं, है ना, महंगा मिलता है। बाबा रामदेव चीनी घोल के दे देते हैं 250 रुपए में 1 किलो, और कहते हैं जमुना शहद का प्राकृतिक गुण है। अरे बाबा कुछ तो शर्म करो, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है। कीटनाशक का प्रयोग कृषि प्रणाली में कीट एवं खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए अत्यधिक किया जाता है। तो कीटनाशक और शाकनाशक ये सब प्रयोग किए जाते हैं। तो कीटनाशक और नाशक का प्रयोग जो है ये ऐसे करते हैं, तो ये सही है। इसीलिए करते हैं क्योंकि कीड़े मकोड़े और ये सब जो खरपतवार होते हैं इससे बच के फसल ज्यादा पैदा हो जाए, कुछ भी पैदा हो जाए खा लो, ठीक है ना। थोड़ा साफ सुथरा खाओ, कम खाओ, अच्छा खाओ, पतले रहो लेकिन स्वस्थ रहो। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तथा नाभिकीय विस्फोट से निकलने वाले अपशिष्ट विकिरण मृदा को संक्रमित करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, मृदा को तो संक्रमित करेंगे ही। मृदा संक्रमित होगी तो उसमें होने वाली चीजें भी संक्रमित होंगी। पहला बिल्कुल सही है। स्ट्रांसियम 90 का आधा जीवन काल 35 वर्षों का होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं स्ट्रांसियम 90, ठीक है, ये इसका जो अर्ध जीवन काल होता है वो 28 वर्षों का होता है। और केसियम 137 इसका जो होता है वो 30 वर्षों का होता है। आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन अर्ध जीवन काल भी कुछ होता है, ऐसा आप जानते रहें। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट उसका है, वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा चिंता प्रवाल भित्तियों समेत समुद्री प्रजातियों पर पड़ने वाली असर की है ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ने की बात होती है या फिर ऐसी बातें चर्चा में आती है कि सब प्रदूषण फैल रहा है तो प्रवाल भित्तियां भी नष्ट होती हैं, तो वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा चिंता इसकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी चिंता का मतलब यह है कि केवल ये नष्ट नहीं हो रहा है और सब चीजें भी गड़बड़ हो रही है। और एसिड का सबसे ज्यादा असर हिंद महासागर में देखा जा सकता है। एसिड का जो सबसे ज्यादा असर है वो आर्कटिक और अंटार्कटिक में देखा जाता है। हिंद महासागर में ऐसा कुछ नहीं देखा जा सकता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब ये जो प्रश्न है थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, 2-4 प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में भी ऐसे मिलते हैं, ठीक है ना। अलग अलग दोनों बातें हो रही हैं लेकिन रिलेटेड है, प्रदूषण से रिलेटेड है ना, बस बहुत है। अगला जो प्रश्न है, एसिड का स्तर बढ़ने के लिए मनुष्य द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन करते हैं इसीलिए एसिड का स्तर बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि जिस प्रकार से एसिड का स्तर बढ़ रहा है ऐसी संभावना है कि 2035 तक कोई भी मोलस्का जिंदा नहीं रह पाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मोलस्का इतनी जल्दी नष्ट होने वाले नहीं है। 2100 तक माना जा रहा है कि ऐसे अगर एसिड का स्तर बढ़ता रहा तो 2100 जब आएगा तब तक हम लोग तो खैर बिल्कुल पक्का नहीं रहेंगे। सब लोग नौकरी करके रिटायर हो जाएंगे और सब लोग अपना मौज मस्ती गोवा घूम के अपने घर पे बैठ के और सब चले जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें कोई इतना इतना साल कहाँ जिएगा, 1.5 साल थोड़ी जिएगा। तो हमको इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए। ऐसी बेवकूफी भरी बात कभी मत सोचिएगा। भविष्य की कुछ चिंता करिए, है ना। अगर भविष्य जो शाश्वत विकास आप नहीं करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचेंगे तो दिक्कत है।
इतने सेल्फिश मत बनिए। जिस प्रकार से एसिड का स्तर बढ़ रहा है तो 2100 तक ये नष्ट होगा, तो एसिड का स्तर घटाना चालू करिए, ठीक है ना। आप कैसे करेंगे? भौतिकवादी जीवन पद्धति को थोड़ा सा त्यागिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, कष्ट निवारक प्रश्न, इसी को मैं कहता हूं 30 नंबर प्रश्न मतलब कष्ट निवारक प्रश्न। बिल्कुल हनुमान जी के चालीसा की तरह ये होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि पृथ्वी का 2/3 भाग समुद्री क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। इसमें कौन सी दिक्कत है? 2/3 क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, इतना सरल स्टेटमेंट। हाँ, आईएएस में भी पूछ लिया जाता है, यूपीएससी के एग्जाम में। आईएएस का तो कोई एग्जाम इस पृथ्वी पर होता ही नहीं है, यूपीएससी का होता है, लेकिन तैयारी हम लोग आईएएस की करते हैं। पूरी दुनिया के समुद्रों में एसिड का स्तर अभूतपूर्व गति से घटता जा रहा है। अभी पिछले प्रश्न में पढ़ रहा था, ऐसा क्या एक ही प्रश्न में हो गया, इतना कंट्रोल कर लिया आप लोगों ने? ऐसा नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है? अब ये थोड़ा सोच के बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में समुद्रों में एसिड का स्तर अभूतपूर्व गति से घटता नहीं जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि 2/3 तो वो है ही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का 2/3 भाग समुद्री क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, ये सही है, और दूसरा गलत हो गया। तो इसी कष्ट निवारक यंत्र के साथ, इस मतलब प्रश्न के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि ये डेली 30 कष्ट निवारक यंत्र उस स्थिति में आपके लिए साबित होगा जब आप एग्जाम देंगे। आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ पढ़ाई की है। 50-50, 60-60 क्वेश्चन आप 25 मिनट में तैयार कर डालते हैं, ये मामूली बात नहीं है। ये आपकी तारीफ है कि आप इस क्लास को इतने दिन से लगातार अच्छे से देख रहे हैं, झेल रहे हैं। बस झेलते रहिए, जितना ज्यादा झेल लेंगे उतना ही आराम करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ये पंखा चल रहा है ना, इसका ब्लेड गिनने में दिक्कत होती है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं गिनना पड़ेगा, क्योंकि ये दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।